वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है द नंद एम्पायर एंड इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके आगे शेयर करना। हमने 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा है। तो मैंने आपको वहां पे नंद डायनेस्टी के बारे में ब्रीफली बताया था। वहां पे हमने 3 डायनेस्टी के बारे में बात की थी, हरियंका डायनेस्टी, शशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, जिसे हम नंद एम्पायर भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ाऊंगा तो उससे पहले आपको नंद एम्पायर के बारे में ना डिटेल के साथ बता दूंगा। वैसे भी जो नंद डायनेस्टी है, ये जो नंद एम्पायर है, इसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। कुछ डिटेल है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसे मैं ये आपको बता दूंगा। और जो आज का जो लेक्चर है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर अगर से आप समझेंगे ना तो आपको है ना मौर्यन एम्पायर है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्योंकि आज के लेक्चर से ऐसा समझिए कि ये आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए। वैसे भी अलेक्जेंडर डी ग्रेट ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है और नंद डायनेस्टी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वैसे भी आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नंद डायनेस्टी के बारे में। तो इसे जो इस्टेब्लिश किया था महापद्म नंद ने, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो मगध है, ये मगध में ही इनकी जो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी और यहीं से है ना ये एम्पायर बना है। और ये एम्पायर ने देखिए, ये नंद ने ना, महापद्म नंद ने कितना जो रीजन है इसने कैप्चर किया था। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे खुद है ना मगध है यानी बिहार है, नीचे बंगाल है और उड़ीसा। ये जो उड़ीसा है ना, ये भी है ना महापद्म नंद ने इसको भी कैप्चर किया था, इसको भी जीता था। बाद में ये है ना रिलीज हो गया था, लेकिन बाद में अशोक ने फिर से जीता है। तो हम देख रहे हैं ऊपर देखिए, जो नेपाल का जो ओरिजिन है वो इधर हम बंगाल है, बिहार है, नीचे उड़ीसा है, एमपी है, इधर राजस्थान है, यहाँ पे यूपी है। और ये पूरा जो गंगा टिक जो दोआब का रीजन है ये, और पंजाब का कुछ ईस्टर्न रीजन और इधर सिंध का कुछ रीजन। तो ये पूरा जो रीजन है ना, ये एक वक्त में नंद एम्पायर के अंडर में आता था। और ये पूरा जो जीता है ना, ये महापद्म नंद ने इसको इतना बड़ा एम्पायर बनाया था। तो इसके बाद रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं, वो ये है कि इनके पास वेल्थ बहुत थी, बहुत ज्यादा। और ऐसा कहा जाता था कि नंद जो है ना, नंदास जो है ना, ये पब्लिक में अनपॉपुलर थे। क्यों? क्योंकि इनके पास वेल्थ होने के साथ साथ मिलिट्री भी बहुत ज्यादा थी। और मिलिट्री जब ज्यादा थी तो मिलिट्री के लिए है ना पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक से आएगा। और पब्लिक से कैसा वसूल करेंगे? तो टैक्सेशन के जरिए से। तो ऐसा कहा जाता है कि ये है ना बहुत एक्सेसिव टैक्सेशन लगाया करते थे पब्लिक के ऊपर। और दूसरी चीज है ना, जो अनपॉपुलर थे वो इनके जनरल मिसकंडक्ट की वजह से। तो ये दो ऐसी चीजें थी, एक तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा था और इनके जो मिसकंडक्ट था वो इस वजह से पब्लिक में अनपॉपुलर थे। तो हम देखेंगे कि नंद जो है ना, पब्लिक में ये इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि ये इनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है और इन्होंने है ना पब्लिक पे क्या किया है, वेल्थ जमा किया है, तो टैक्स बहुत ज्यादा लगाया है। और ये टैक्स इससे लगाया है कि मिलिट्री बहुत ज्यादा थी इनके पास, ठीक है ना। अब देखिए इनके ड्यूरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं नंदा के। तो हमारे पास जितने भी सोर्सेस हैं, जैसे कि जैन टेक्स्ट है, हमारे पास पुराण है, हमारे पास जो है ना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ये हमको है ना इसके रिगार्डिंग, और एक और जो सोर्स है हमारे पास वो है ग्रीक सोर्स। तो ये हाँ, जितने भी सोर्स हैं ये इसके रिगार्डिंग है ना, इनके ड्यूरेशन, इनके टाइम के रिगार्डिंग अलग अलग व्यू देते हैं। कोई कहता है जैसे कि वन 155 साल, पुराणों में 155 साल है, कहीं पे हमको मतलब जैन टेक्स्ट में 155 साल है। इसी तरीके से जो पुराण है वो अलग अलग, जो पुराण जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण और एक तारानाथ है, वो इसके रिगार्डिंग अलग अलग व्यू देते हैं। तो तारानाथ 29 साल कहते हैं, वायु पुराण 40 कहते हैं और मत्स्य पुराण ये 88 साल ऐसा कहते हैं कि इन्होंने रूल किया है। तो ये एक अलग अलग व्यू है इनके ड्यूरेशन रूल के रिगार्डिंग। इन्हीं सोर्सेस को देखकर जो आज के जो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं वो अपने व्यू देते हैं।
उन्होंने है ना जो सोर्स हमें मिले हैं उसको एनालिसिस करके अपने व्यू दिए हैं। इरफान हबीब है, विवेकानंद झा है और इसी तरीके से उपेंद्र सिंह है, ये मनमोहन सिंह की बेटी है। वो है देखिए सिमिलर सी डेट देते हैं, 344 से ये 345 देती है, तो ये 324 तक। अब मान लेते हैं कि ये 344 से लेके 324 तक नंद एम्पायर का क्या रहा है, टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अब देखिए हम ओरिजिन्स के बारे में बात कर लेते हैं इनकी। तो एक चीज जो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जितने सोर्सेस है, पुराण है, ग्रीको रोमन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, ये सबके सब एक चीज में मानते हैं, वो ये है कि जो नंद डायनेस्टी है उसके रिगार्डिंग एक बात को मानते हैं, वो ये कि उसे ये है ना शूद्र डायनेस्टी मानते हैं, या ऐसा मानते हैं कि ये है ना लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले थे। मतलब नंद एम्पायर जो है ये शूद्र था, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, ये सब के सब इसमें मानते हैं। लेकिन डिफरेंसेस है, वो है कि ये आए कहां से इसके रिगार्डिंग, या कौन थे इसके रिगार्डिंग। तो पुराण देखिए, पुराण हमारे पास है, वो ये कह रहे हैं कि देख, ये इसके रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट बयान करते हैं। वो ये है कि इससे पहले जो डायनेस्टी थी, शशुनाग डायनेस्टी, उसका जो आखिरी रूलर था वो है महानंदी। तो उसकी बीवी थी, वो थी शूद्र, और उसी से ये पैदा हुआ है महापद्मनंद। तो ये ऐसा बोलते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं कि महानंदी ने शूद्र बीवी से शादी की थी और उसी से ये बेटा पैदा हुआ है जो कास्ट के एतबार से शूद्र था। अब हमारे पास जो दूसरा सोर्स है वो है ग्रीको रोमन और जैन सोर्स। वो क्या मानते हैं, वो इसको बार्बर कहते हैं, और इसके रिगार्डिंग भी ये जो जैन टेक्स्ट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था इवेंट हमारे को, जो इंसिडेंट है या ऐसा कहो इवेंट है, उसके रिगार्डिंग हमको बताते हैं। वो ये कि ये जो आखिरी रूलर था महानंदी, इसकी खूबसूरत सी बीवी थी, और इसी के मिलिट्री में ये महापद्मनंद जो है ना काम किया करता था, और ये दिखने में बहुत खूबसूरत था। तो इसकी बीवी ने क्या की, इसकी बीवी इसको पसंद करती थी और दोनों का चल रहा था लव अफेयर। अब इनको डर था कि हमारे लव अफेयर के बारे में किंग को पता ना चल जाए, वरना दोनों की गर्दन हमारी मार दी जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लानिंग की, और प्लानिंग करके क्या किया, महानंदीन को है ना किल कर दिया, मार दिया, और तख्तों को हड़प लिया। तो ये इंसिडेंट या ये इवेंट जो है ना जैन टेक्स्ट हमको बताते हैं, और वो ये कहते हैं ये बार्बिन ओरिजिन का है। इसी तरीके से हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो खामोश है इस बारे में, वो कहते हैं हमको नहीं मालूम है ये कौन है या इसके लाइनेज क्या है, इसलिए खामोश रहते हैं। महावंश है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो ये बताता है, इंटरेस्टिंगली स्टोरी वो बताता है कि ये लीडर है रोबर्स का। वो कहते हैं कि महापद्मनंद है ना ये जंगल में जा रहा था, इसको रोबर्स ने पकड़ लिया, फिर बाद में उसने वहां सर्विस किया, वो सर्विस कर रहा था, उनका जो लीडर था उसकी मृत्यु हो गई। तो वो सारे रोबर्स ने क्या किया मालूम है, इसको, इसका कद अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था और अक्लमंद था, तो इसको है ना उन्होंने इसका अपना सरदार बना दिया। बाद में इन्होंने क्या किया, सब मिलकर है ना नंद शशुनाग डायनेस्टी थी उसके रूलर को इन्होंने मारा और खुद है ना तख्तों को हड़प दिया। तो ये इंटरेस्टिंग से जो इवेंट है या स्टोरीज है, ये इसके रिगार्डिंग कहा जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे रूलर्स की, दो ही हमारे पास रूलर है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, एक महापद्मनंद है और दूसरा जो हमारे पास जो रूलर है वो है धनानंद। तो महापद्मनंद के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी मतलब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको याद रखना है आपने, वो देखिए, एक तो ये है कि इसके रिगार्डिंग ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियन मानते हैं कि ये फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया है। कैसा, इसको कैसा कहेंगे हम, कि देखिए इससे पहले जो डायनेस्टी थी, जैसा हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा है, अजातशत्रु के बारे में पढ़ा है, तो ये है ना ये डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और इनके किंगडम थे। लेकिन महापद्मनंद ने इतने रीजन जीते हैं, इतने इलाके जीते हैं कि इसने अपना एम्पायर बनाया था, इसीलिए इसे हम एम्पायर कह रहे हैं, और इसीलिए हम इसे है ना फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर मानते हैं। और इसके बाद में चंद्रगुप्त आएगा जो सेकंड होगा, ठीक है ना। तो इसने देखिए कि बहुत से रीजन को इसने है ना डिफीट किया है, जैसे कि इसने बहुत सारे क्षत्रिय फैमिली थी, जैसे कि पौरवास है, इक्ष्वाकुस है, परियोदत्ता, अवंतिका है, इनको सबको इसने डिफीट किया है, और डिफीट करके इसने अपना एम्पायर बनाया है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे माना जाता है सर्व क्षत्रिय क्षत्रिय यांतक, यानी किलर ऑफ क्षत्रिय रूलर्स। और इसे है ना एकरत भी, इसका टाइटल एकरत भी है, एकरत कहते हैं सूल सोवेरियन ऑफ स्टेट,
जिसने है ना जो अदर रूलिंग डायनेस्टी थी उनको क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है ना महापद्म नंद के रिगार्डिंग इतनी इंफॉर्मेशन है, बस इतना ही याद रखना है आपने जो मैंने हाईलाइट किया है। जैसे कि सर्व क्षत्रिय यंतका या एकारत, ये इसका टाइटल है, और इसे है ना ये रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं धनानंद के बारे में, जो आखिरी रूलर है इस डायनेस्टी का। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, इसको है ना जो ग्रीक रूलर है वो इसे अग्रामस भी कहते थे और जेंड्रमस भी कहते थे। तो इसको इन्होंने इस तरीके से प्रोनाउंस किया है। इसके रिगार्डिंग भी ये है कि इसके पास ट्रेजर बहुत ज्यादा था, क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, और आर्मी बहुत बड़ी थी। ये सारी आर्मी जो है ना, देखें यहाँ पे जो आर्मी जो मेंशन की गई है ना, ये ग्रीकों ने की है। जैसे कि इसकी इन्फेंट्री है जो 2 लाख है, कैवलरी इसके पास 60,000 है, वार एलिफेंट इसके पास 3,000 से लेके 6,000 तक इतने इसके पास वार एलिफेंट है। तो ठीक है, तो ये हमको मिलता है। अब देखिए इसने भी है ना वही जो इसके पिताजी ने, इसके जो बाप है धनानंद महापद्मनंद, उससे इसको जो मिली है, तो उसी को इसने क्या किया है, बरकरार रखा है। लेकिन क्या हुआ, कुछ रीजन इसके हाथ में से चले गए, जैसा कि ये उड़ीसा का जो कलिंग का रीजन है वो चला गया। तो ये हमको मिलता है कि यहाँ से इसके पास से चला गया। और बाद में फिर हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इसको है ना तख्त से उतारा, और खुद है ना फिर मगध का रूलर शासक बन गया। ठीक है, तो नरानंद के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो ये है, जिसको ग्रीक है ना एग्रेमस कहते हैं, जेंड्रेमस कहते हैं। और वही जो रीजन इसको मिला था इसके बाप से, महापद्मनंद से, उसने इसको क्या किया है, उसी को है ना संभाला है। लेकिन इसके हाथों से है ना बहुत सारे क्या चले गए, रीजन चले गए। जैसे कि यहाँ से ये रीजन हमको मिलता है कि उड़ीसा का रीजन इसके हाथ में से चला गया। ठीक है, ईरानियन इन्वेजन और जो इंडिया पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है, इसे पढ़ाने से पहले इसके रिगार्डिंग बहुत फेमस अशार है, मैं उसे आपको बताता हूँ। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देंगे बिल्कुल सफाया, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। असल में जो ये जो अशार मैंने अभी पढ़े हैं ना, ये होते हैं फिर जैनिज्म पर और बुद्धिज्म पर। लेकिन जो इसके बाद के जो अशार मैं पढ़ रहा हूँ, ये होते हैं हमारे अभी आज अभी जो टॉपिक है हमारा, ये इस पर सुनिए अभी उसे। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर फतह से बिहारा, हर एक छोड़ के किया हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही खाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो हमारा जो है ना टॉपिक है दारा, जिसे हम दारियुस कहते हैं, और सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को कहा जाता है। और इसमें एक नाम आया है, एक आया है किसरा, और एक और आता है उसे हम कैसर कहते हैं। तो देखिए एग्जामिनेशंस के लिए दो कैसर किसरा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। कैसर जो है ना, ये ईरान का एम्पायर था, ईरान का कैसर। और किसरा जो था ना, ये था रोम, मतलब जो यूरोप का जो एम्पायर है ना बाजेंटाइन, वहां का उसका कैपिटल था, और रोम उसका कैपिटल था। तो ये बाजेंटाइन यहाँ का था। तो सीधा सीधा आपको पूछेगा केसर के बारे में और किसरा के बारे में, ये इनकी कैपिटल के बारे में। तो कैसर जो है ना इसका रोम है, और किसरा इसका जो था ना ये था ईरान का। तो इनके नाम से ही आप याद रख सकते हैं, कैसर, कैसर जो है ना कैसर रूम, कैसर के आखिरी पे रा आता है तो रा से रूम हो गया। और किसरा, किसरा के आखिरी में है ना जो प्रोनाउंस होता है ना वो आ का आता है, तो वो से ईरान हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप ऐसा इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हो जाती है। अब देखिए जो ईरानियन इन्वेजन है ना, ये इंडिया पे हुए हैं,
तो ये 6 सेंचुरी बीसी में हुआ है। तो एक एम्पायर बना है यहाँ पे ईरान में। ये पूरा जो एम्पायर है ना, जो हमको बता रहा हूँ मैं आपको, जो व्हाइट में लिखा बताया हुआ है, ये पूरा एम्पायर है। ये इस वक्त ईरान से ईरान में है ना, ये ओरिजिन हुआ था। इसे हम एकेमेनियन एम्पायर कहते हैं, एकेमेनियन डायनेस्टी कहते हैं। ये देखिए कहाँ तक फैला है। और आप देखेंगे जो इंडिया का जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ये इंडिया में आता है। तो इसने इसको भी है ना कैप्चर किया था, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज्यादा वक्त तक नहीं रहा है ये, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको जो है ना, ये एम्पायर का जो फाउंडर था वो था साइरस। साइरस इसका टाइम पीरियड है, जरूरी नहीं है याद रखना, बस रख लीजिए तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखेंगे आप, तो ये महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर जो स्वामी है उनके है ना कॉन्टेम्परेरी हो जाएगा। तो ये डायनेस्टी का फाउंडर है पर्शियन में, यानी जो आज का ईरान है वहां पर। आप देखेंगे इसकी बॉर्डर जो है ना, वेस्टर्न जो बॉर्डर है इंडिया की, वो उसको इन्होंने एक कैप्चर किया था। ठीक है। और आप देखेंगे बैक्टीरिया गंधारा, इसने इसको कनकोर कैप्चर किया था। और ये है ना यही इंडिया के साथ यहाँ पे बैटल लड़ रहा था, तो यहीं पे इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। मतलब यहाँ पे उसको जख्म लगी थी और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये है साइरस द ग्रेट। तो इसने इस तरीके से ये एम्पायर को बिल्ड किया था। और इसका फाउंडर था एकेमेनियन डायनेस्टी, ये ईरान की डायनेस्टी। तो ये बहुत पहले की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताता हूँ क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है डायनेस्टी। अगला जो हमारा रूलर है वो है दारियुस, जिसे हम दारा कहते हैं। अब ये है ना, इसका साइरस का बेटा है। इसने क्या किया, अपने बाप से जो उसका एम्पायर मिला है उसको है ना इंटैक्ट रखा। इंटैक्ट नहीं रखा, बल्कि इसने इसको और भी एक्सपांड किया। इसने क्या किया, जो इंडिया में उसने है ना अपने एक एडमायरल को भेजा, ताकि वो है ना रिवर इंडस को क्या करे, एक्सप्लोर करे। स्काइलेक्स नाम था उसका। वो यहाँ तक आया और इसने क्या किया, आगे भी इसने हमले किए यहाँ पे, और इस तरीके से रावी तक इसने कैप्चर कर लिया था। इसकी टोटल है ना 28 शत्रपी थी, जिसे हम प्रोविंस कहते हैं। और जो 20 नंबर की जो थी ना इसी, वो ये थी इंडिया वाली। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट है। 28 इसकी क्या है, शत्रपी है। और 20 वाली इसकी इंडिया वाली है। इसका एक बेटा है, मतलब इसका नाम है जेरजेक्स। तो इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसने जो है ना ये किया है कि ये जो टेरिटरी इसने कैप्चर कर लिया था इंडिया की, अब यहाँ से इसने है ना बहुत सारे बंदों को है ना अपनी मिलिट्री में है ना रिक्रूट किया है एज अ मर्सेनरीज। और इनका इस्तेमाल उसने कहाँ किया है, इनका इस्तेमाल उन्होंने ग्रीक के साथ जो लड़ाई हो रही थी उसमें किया है। तो ये पहली मर्तबा हुआ इंडिया के इतिहास में कि किसी ने ना इंडिया के जो है ना मिलिट्रियों को रिक्रूट किया और उनका इस्तेमाल किया है किसी बाहर के जो एम्पायर है उसके साथ लड़ने में। तो ये इसलिए जर्जेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, इसके 3 रूलर है ईरानियन के, एक साइरस, दूसरा दारियुस, तीसरा जर्जेक्स। अब जो पर्शियन जो इन्वेजन हुआ, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना एक्सपांड हुआ है। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा एम्पायर है और बाजू में इंडिया में भी जो है ना एम्पायर बन रहे हैं इस टाइम पर। तो जाहिर सी बात है, दो एम्पायर है, दोनों भी आपस में क्या है, नेबर है। तो ट्रेडर कॉमर्स तो एक्सपांड होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज जो है ना, इंडियंस ने क्या किया है, न्यू स्क्रिप्ट सीखी है। किससे, ईरानियों से। ईरानियों की जो स्क्रिप्ट है, जो पर्शियन है, तो उनकी जो स्क्रिप्ट है ना, हमने जो है ना खरोष्टी डेवलप की हमारी खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी है ना, जिस तरीके से ईरानी स्क्रिप्ट है ना राइट से है ना लेफ्ट लिखी जाती है, इसी तरीके से खरोष्टी भी है ना राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये कॉपी है पर्शियन, हमने की है किससे, ईरानियों से। और देखिए आर्ट्स के अंदर है ना ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ है। हम देखेंगे जो ईरानियों का आर्ट्स हुआ करता था, तो हमने उसी तरीके से वो आर्ट सीखा है। जैसा कि हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनाए हैं। ये पिलर्स जो है ना सबसे पहले जो बने हैं ना, इसी एम्पायर ने बनाए थे। एकेमेनियन एम्पायर ने यहाँ पे बहुत सारे पिलर बनाए थे। आप देखेंगे इनकी जो कैपिटल है पेर्सिपोलिस, इसमें है ना बहुत सारे है ना ऐसे पिलर मिलेंगे आपको, जो अशोका ने बाद में बनाए हैं, अखंड जो पत्थर था उसके। तो ये हमने जो हमारे कारागिर थे उन्होंने यहाँ से सीखा है और इसी को इंडिया में अप्लाई किया है। इंडियन जो कोड्स हुआ करते थे उसके है ना उस पर है ना इन्फ्लुएंस हुआ है ईरानियन कोड्स का। तो आप देखेंगे इनकी जो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, इनकी जो है ना रिचुअल्स हुआ करती थी कोड्स के अंदर। तो ये चीजें है ना हमने भी सीखी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो ईरानियों के जो इन्वेजन से जो इफेक्ट इंडिया पे पड़ा है, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर कहते हैं। इसका देखिए टाइम क्या है, ये 356 में पैदा हुआ था और 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई है, सिर्फ 33 साल की उम्र
और 33 साल की उम्र में इसने है ना 20 साल की उम्र में इसको तख्त मिला था, 13 साल की उम्र में 13 साल तक इसने रूल किया, और 13 साल तक इसने क्या किया मालूम, आधी दुनिया को कैप्चर कर लिया। बहुत कम ऐसे रूलर हमें मिलेंगे जिन्होंने ना बहुत बड़ी टेरिटरी पे रूल किया है, बहुत कम। जिसमें सिकंदर एक है, मतलब अलेक्जेंडर एक है, चंगेज खान आता है, इसी तरीके से हमारे पास दारियुस आता है जिसे हम दारा कहते हैं, और हमारे पास है ना अशोक आता है, और इसी तरीके से हमारे पास औरंगजेब आता है, जिन्होंने है ना बहुत बड़े जो टेरिटरी पे एक वक्त में रूल किया है। तो ये बहुत कम रूलर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी टेरिटरी पे रूल किया है। तो इसका नाम और इसकी बात मिसाल इसकी हम अलेक्जेंडर की बात क्यों करते हैं, इसे द ग्रेट क्यों कहते हैं, सिर्फ बहुत कम एज में इसने है ना अपनी मिलिट्री कैंपेन शुरू की, और बहुत कम टाइम में है ना इसने है ना बहुत बड़े रीजन को है ना कैप्चर किया। और इसके जाने के बाद है ना, इसके जाने के बाद इसके जो एम्पायर जो इसने बनाया था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इतने बुरे तरीके से टुकड़े हो गए कि आप देखेंगे आपस में लड़ना शुरू हो गए थे बाद में। तो ठीक है, तो आप हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर की। तो अलेक्जेंडर जो है ना, ये है ना इसका जो पिताजी थे वो फिलिप थर्ड थे। ये जो थे ना मेसोडोनिया जो ये रीजन है ना, यहाँ के रूलर थे। तो आप देखेंगे इतना रीजन के थे, और इनकी जो टक्कर हुआ करती थी किससे मालूम है, ईरानियन किंगडम थी जो केमेनियन एम्पायर है ना उनसे। और इन्हीं के साथ लड़ते लड़ते है ना इनके जो पिताजी फिलिप थर्ड है उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है ना अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अलेक्जेंडर ने है ना डिटर्मिनेशन कर लिया था कि मैं है ना ईरानियों को हराऊंगा, और इसीलिए ना उसने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिया अपने। अच्छा एक चीज और, इसके जो है ना जब 16-17 साल का था ना वो, तो उस वक्त है ना इसके जो पिताजी ने है ना, जो एरिस्टोटल है उसको उसका टीचर बना दिया था। तो ये एरिस्टोटल है और ये हमारा है ना अलेक्जेंडर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है ना एरिस्टोटल, ये अलेक्जेंडर के गुरु थे, और ये चेला था या शागिर्द था, या जिसे हम है ना शिष्य भी कहेंगे। तो देखिए ये 20 साल की उम्र में चढ़ा तख्त पर, और इसने देखो कितने बड़े रीजन को है ना अपने कैप्चर किया। सबसे पहली जो इसकी वॉर हुई है ना यहाँ पे, एकेमेनियन एम्पायर के जो रूलर था दारियुस थर्ड, ये लास्ट रूलर है। तो एसएस करके एक रीजन है यहाँ पे, मैंने जो है इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे हुई है। ये एसएस आज सीरिया में आता है, यहाँ पे हुई है, जहाँ पे है ना जो ईरानियों को बुरी तरीके से हार हुई, और ये बुरी तरीके से हार होने की वजह से कैपिटल में वापस चले गए थे। इनका जो पेर्सिपोलस कैपिटल था यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे एसएस की वार के बाद ये फिर कहाँ गया, ये गया है इजिप्ट में। तो इजिप्ट में है ना पहले ही बहुत बुरा हाल था, वहाँ के रूलरों से वहाँ के लोग परेशान थे। ये जैसे ही गया यहाँ पे तो वहाँ के जो पब्लिक में ने इसका इस्तेकबाल किया, पब्लिक ने इसको वेलकम किया और इसको तख्त पे बिठाया। फिर मतलब इजिप्ट तो है ना इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, इजिप्ट इसके ऐसे ही हाथ में आ गया। फिर इजिप्ट से ये निकला, फिर डायरेक्ट आया पिरसिपुलस में। यहाँ पे इसने पिरसिपुलस सिटी को है ना इसने बर्बाद कर दिया, और इसके रूलर को मार दिया, और ये पूरे एम्पायर को इसने कैप्चर कर लिया। फिर यहाँ से ये बढ़ा आगे, यहाँ से ये आगे बढ़ा ये साइड से, ये साइड से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया, सटगोजेना। तो ये जो है ना अफगानिस्तान के रीजन है, ऊपर का अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, ये रीजन है। ये रीजन को कैप्चर किया, और ये रीजन को कैप्चर करते करते ये पहुंचा फिर यहाँ पे इंडस, मतलब जो इंडिया के रीजन के पास, इंडस रिवर के पास। ठीक है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रीजन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको थोड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ठीक है, ये देखिए इसने ना एशिया एशिया माइनर को कैप्चर किया, सीरिया को किया, इजिप्ट को किया, तुर्किस्तान को किया, पर्शियन गल्फ, अफगानिस्तान और बैक्टीरिया, ये सारे इसने कैप्चर किया है। ठीक है, और 330 बीसी में इसने ना पेर्सिपुलस की ना ईट बजाती थी, गोमेलिया करके एक वार हुई थी, वहां पे इसने ना उसको पूरा जला दिया था पेर्सिपुलस को। ठीक है, ये इंडिया में कैसा पहुंचा है, ये इंडिया में ना खैबर पास के रीजन से पहुंचा, यहीं पे खैबर पास आता है, आगे बता दूंगा मैं आपको कब पहुंचा था, 326 बीसी में। ठीक है, और ये वापस कहां से चला गया था, ब्यास रिवर के पास से ये वापस चला गया। अभी हम बात करेंगे ना सबसे पहले कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन जो इंडिया पे हुआ है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। ये समझ जाएंगे ना हम, तो फिर है ना इसका इन्वेजन के बारे में भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो इंडिया का जो बड़ा जो लार्ज पार्ट है, जैसा कि यहाँ से, तो इस पे किसका रूल है, इस पे तो नंदाओं का रूल है।
धनानंद यहाँ पे अब भी रूल कर रहा है, ठीक है ना। और जो वेस्ट का इलाका है, जो पंजाब का और जो आजकल जो पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पे है ना बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम है, ट्राइब है। ये पूरे बहुत सारे ट्राइब है यहाँ पे, वो रूल कर रहे हैं। जैसे कि ये टक्सिला है, यहाँ पे टक्सिला में कौन रूल कर रहा है? टक्सिला में किंग अम्बी रूल कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे रूल पोरस कर रहा है। और इसी तरीके से असेकिनी ट्राइब है, और भी बहुत सारे ट्राइब है जो अलग अलग जगहों पे रूल कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कैसा आया, ये यहाँ से यहाँ पे गया, इधर से फिर ऊपर गया, ऊपर इसने क्या किया, ये पूरे रीजन उसने कैप्चर किया। और जहां जाता था ना, ये कुछ ना कुछ है ना अपने नाम से ना सिटियों को बनाता था, जैसे कि अलेक्जेंडरिया, अलेक्जेंडरिया बहुत सारे नाम रखा है। यहाँ पे तो 4 हमारे पास ही है। ये ऊपर अलेक्जेंडरिया, ये यहाँ पे अलेक्जेंडरिया, ये सिंध में अलेक्जेंडरिया, और यहाँ पे अलेक्जेंडरिया, ये सारे इसने सिटियों के नाम रखा है, ठीक है। अब देखिए किंग हम पहले ये यहाँ से आया है ना, ये यहाँ से आया, यहाँ से आके तक्षशिला में इसकी वॉर हुई है किंग अम्बी के साथ। और किंग अम्बी है ना बुरी तरीके से हारा है, और उसका जो पूरा रीजन है ना ये कैप्चर कर लिया किसने? अलेक्जेंडर ने। फिर वहां से वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो उसका मुकाबला हुआ किसके साथ? पोरस के साथ। तो ये जो इसका जो मुकाबला हुआ था ना पोरस के साथ, वो होता हाइडापेस के अंदर। हाइडापेस जिसे हम बैटल ऑफ हाइडापेस कहते हैं, ये झेलम का नाम है हाइडापेस, जो गिरिको ने रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो पोरस के साथ वॉर हुई है ना, पोरस ने पूरी मिलिट्री के साथ अपने आया था। पहले इसने ना अल्टीमेटम दिया था पोरस को कि आप है ना क्या करो, आप है ना हम अपने जो रीजन को है ना हमारे हवाले कर दो, हमारे सुप्रीमेसी को कबूल कर दो। लेकिन पोरस ने क्या किया, अपनी मिलिट्री के साथ आया और कहा कि आओ लड़के बताओ उनसे। और यहाँ पे जो रिवर्स है हाइडापेस यानी जो झेलम, एक तरफ था पोरस, दूसरी तरफ है ना अलेक्जेंडर था खुद की मिलिट्री के साथ। कई दिनों तक है ना हुआ ये है कि पोरस के पास जो थी ना ताकत, जो थी ना उसकी एलिफेंट थी, और साथ में उसके घोड़े, और घोड़े के साथ मतलब हॉर्स, और हॉर्स के साथ उसके जो रथ थे वो थी। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त जंग हुई थी, वॉर हुई थी, तो उस वक्त हो गई थी बारिश। और बारिश की वजह से पोरस का नुकसान ये हो गया था कि उसके जो रथ है ना वो रथ फंस गए थे, और हाथी है ना, हाथी चल नहीं रहे थे। तो ये तो सबक की वजह से पोरस को है ना शिकस्त हो गई, पोरस को है ना डिफीट हो गई। और डिफीट की वजह से पोरस है ना फिर है ना इसके दरबार में लाया गया, इसके कोर्ट में लाया गया सिकंदर के। सिकंदर ने उससे पूछा था कि बताओ तेरे साथ क्या सुलूक करूं। तो पोरस ने उसको जवाब दिया था कि जो एक रूलर रूलर के साथ करता है वही सुलूक मेरे साथ करो। तो वो उससे खुश हो गया, उसने कहा कि वाकई तुम है ना एक बहुत अच्छे रूलर हो। तो उसने क्या किया मालूम है, सिकंदर ने पोरस को उसका पूरा का पूरा रीजन वापस दे दिया, इवन है ना थोड़ा बहुत बढ़ा के भी दिया था कि आप तुमने क्या करना है यहाँ पे रूल करो, लेकिन मैं मेरी सुप्रीमेसी आप कबूल करो। इस तरीके से ये वॉर हुई थी बैटल ऑफ हाइडापेस जिसे कहते हैं, पोरस के और अलेक्जेंडर के बीच में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ये यहाँ पे हाइडापेस है, और भी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए हाइडापेस पे उसने, ये हाइडापेस है मतलब झेलम है, यहाँ पे उसने पोरस को हराया, फिर उसको उसका किंगडम वापस कर दिया, फिर आगे बढ़ा। तो ये आया ब्यास के पास, यानी रावी और ब्यास के बीच में। यहाँ पे हुआ यह है कि इसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई अब वापस चलो, अब थक चुके हैं बहुत। हिस्टोरियन इसके रिगार्डिंग ये कहते हैं कि इसकी फौज ने वापस जाने के लिए इरादा क्यों किया, क्या वजह थी। एक वजह ये कहा जाता है कि यहाँ पे है ना इंडिया में नंद एम्पायर था, मगध में, मगध कैपिटल था। वहां पे है ना हमने जैसा कहा है कि धनानंद के पास बड़ी है ना आर्मी थी। तो हो सकता है कि ये रीजन रहा हो कि उनको पता हो चला कि इसके पास मतलब नंद एम्पायर के पास बड़ी आर्मी है, और हमको डिफिकल्टीज, हमको मुश्किलात हो सकती है। तो इसलिए है ना इनके मोरल डाउन आ गए, और उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो चुका, यहाँ से हमको वापस जाना है। लेकिन असल वजह यही थी कि ये जो है ना इनकी फौज है ना बहुत थक चुकी थी, इनको अब इनके बीवी बच्चों की याद आ रही थी। इन्होंने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब वापस जाना है यहाँ से। इतना बहुत मैंने बहुत बड़ा एम्पायर पे हमने, बहुत बड़े रीजन पे हमने है ना कैप्चर कर लिया, बस इसको है ना बैठ कर हम है ना कंट्रोल करेंगे। तो सिकंदर के पास चांस नहीं था, क्योंकि उसकी मिलिट्री उसकी ताकत है, मिलिट्री के आगे थोड़ी जा सकता। उसने ना बहुत कोशिश की अपने जो
मिलिट्री है उसकी मोरल को अप करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इरादा कर लिया था जाना है तो जाना है। सिकंदर ने भी कहा कि ठीक है बोरिया बिस्तर बांधो चलो वापस चलेंगे। लेकिन वह भी बड़ा जिद्दी था, उसने कहा कि ठीक है वापस चल रहे ना, लेकिन ऐसा नहीं जाएंगे, लड़ते ही जाएंगे। तो इसने क्या किया मालूम है, लड़ते गया तो छोटे छोटे जो ट्राइब थे ना उनसे लड़ा, छोटे छोटे ट्राइबों से, और इनको कैप्चर करते चला गया। और ये पहुंचा कहाँ पे मालूम है, यहाँ पे, ये सिंध का रीजन है, जो कराची का रीजन है। तो यहाँ पे उसने अपनी मिलिट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक को इसने भेजा किधर से, बाय सी, और एक खुद है ना लीड करते हुए बाय रूट से गया। यहाँ पे एक ट्राइब है, मेरे ख्याल से मल्ली नाम है उसका, उससे लड़ा उसने। अब उससे लड़ा ना उसने, तो इसको तो हरा दिया उसने, लेकिन नुकसान ये हुआ कि यहाँ उसको जख्म लग गया, और बहुत गहरा जख्म। खैर उसका इलाज तो हुआ, लेकिन वो ये जो पूरा रीजन है ना जंगलात का इलाका है, पूरे जंगल गहरे घने जंगलात है। यहाँ से चलते 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 ये पहुंचा कहाँ पे, बेबीलोनिया में, और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इसकी मृत्यु की रिगार्डिंग भी अलग अलग व्यू है। एक व्यू ये है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से इसके जो गुरु थे एरिस्टोटल, इसने है ना जहर भेजा था और इसको जहर पिलाया गया था, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। एक व्यू जो इसको ज्यादा मान्यता नहीं है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा व्यू ये है इसका कि थक चुका था बहुत ज्यादा और इस वजह से मृत्यु हो गई। और ये व्यू है ना ज्यादा मान्यता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना लंबा चौड़ा इसने कैंपेन किया है, फिर बाद में ये वापस आ रहा है, इसको जख्म लग गई यहाँ पे, और इतना लंबा सफर किया उसने यहाँ से यहाँ तक, बेबीलोनिया तक, तो इन्फेक्शन हो गया उसका जख्म का, और थक चुका था, अब ताकत नहीं रही थी, तो इसलिए उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो यही व्यू को है ना ज्यादातर मान्यता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे है ना क्या हुआ, अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई, और यहाँ पे अलेक्जेंडर का चैप्टर क्लोज। तो देखिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। हमने अलेक्जेंडर के बारे में देखा, ये जो रीजन है मैसेडोनिया, यहाँ पे उसका क्या हुआ है, यहाँ पे वो पैदा हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, उसके पिताजी थे, उनसे ना कैपिटल मतलब वहां से उन्होंने ना 20 साल की उम्र में रूलर बन गया। यहाँ पे है ना एसएस करके है ना एक रीजन है, यहाँ पे है ना ईरानियों को हराया, ईरानियों को हरा के है ना फिर इजिप्ट गया, इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने खुद ही है ना उसको है ना रूलर मान लिया। फिर यहाँ से निकला तो ये पूरे रीजन को कैप्चर करते हुए ये इंडिया के सरहद तक पहुंचा। यहाँ पे पोरस को हराया, पोरस को हराने के बाद फिर यहाँ से ये वापिस हो गया। तो ये इस तरीके से हम देखें, इस तरीके से हमने ये अलेक्जेंडर के बारे में देखा। यहाँ पे पेर्सिपोलस है, ये कैपिटल थी ईरानियों की। ठीक है, ये पूरा जो रीजन है ना ये इसने इतना कैप्चर किया था। अब आखिरी जो हमारे पास जो टॉपिक है वो काउज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द इंडियंस। जो इंडियन रूलर थे वो क्यों हार गए अलेक्जेंडर से, तो एक वजह यह है कि लैक ऑफ यूनिटी, कि सब अलग अलग लड़ रहे थे। हम देखेंगे पोरस अलग लड़ा, अम्बी अलग लड़ा, छोटे छोटे ट्राइब अलग लड़े, तो ये यूनिटी नहीं थी इनके अंदर। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्रेट जनरल था, जाहिर सी बात है इसको है ना बहुत तजुर्बा था, बड़े बड़े एम्पायर को हरा के आया था उसने। फिर पोरस और एम्बी और ये जो छोटे छोटे ट्राइब है ये इसके सामने क्या हो सकते। ठीक है ना, तो तजुर्बा भी था उसको, बहुत बड़े मतलब लीड किया था उसने आर्मी को बहुत बड़ी, और बहुत वार लड़ा था, तो इसलिए उसको ग्रेट जनरल कह रहे हैं हम। ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर, ये भी थी कि उसकी आर्मी थी, ह्यूज थी और डिसिप्लिन थी। ठीक है, एलिफेंट एंड रथ, हमने देखा है कि पोरस के जो रथ थे एलिफेंट थे वो फेल मार गए थे। हमने देखा कि अब बारिश की वजह से फंस गए थे, और यही उनकी ताकत थी, और जो ताकत थी वही कमजोरी बन गई, जिसकी वजह से वो हार गए थे। और ये चीज हम यहाँ नोट कर सकते हैं। इंडियन रूलर अनअवेयर ऑफ अलेक्जेंडर के इन्वेजन से, तो कोई जानता ही नहीं था कि अलेक्जेंडर आके डायरेक्टली हम पे हमला कर देगा, कि हम पहले से प्रिपरेशंस कर ले। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हमको है ना गुमान नहीं था, हमको है ना ये अवेयरनेस नहीं थी कि अलेक्जेंडर आके ऐसा हमला कर देंगे हम पे, तो इसलिए प्रिपरेशंस नहीं किए थे हमने। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके ना कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत।